ठीक है डुगर चलना मालूम से जाकर ना ठीक हाँ उन्होंने दूसरे पहले शुरू से उस बाद में हम दादा फादर करके देंगे अखीर एक नुकसान सा क्यों अखीर जाके तो पेपर छाड़ देना तेरे किसी पेपर की तैयारी ठीक नहीं होनी जब देंगे हो जाइए जरा देना ही चाहिए इतना दे ओए शायद एक नंबर दे दें मगर ओए ये बिस्तर किधर पे है भला ए यार बाबा लड़के ने पे मियां दा ब्याह होना मौसम दा ब्याह होना मियां मौजूद फैजी ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਸੋਨਾ ਦੇ ਪਏ ਯਾਰ ਕੰਬਲ ਦਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ठीक है सामने चल ठीक है यार तू देखा आ गए हैं गाड़ी हैं चलो कोई नहीं अभी जा रहे हैं वैसे ठीक है ना पार्टनर्स हाँ पता है मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो फिर 2 साल बाद जाकर मलाई पेपर देने दी के हैं अरे ला इकट्ठे पढ़ाएंगे अभी गाड़ी मैं इनको कह रहे हैं ला के इकट्ठे पढ़ाएंगे तो जितना और पढ़ ले नहीं हम आधा अपनी गल कर रहे हैं पेपर किस तरह देने जे 5 के ना जो तो 5 ने तो 2 या 3 जो में पास हो गए तो ये समय तेरे नहीं है ये नहीं अच्छा आप सामने तैयारी कर ले ला दी देंगे कैसी तबीयत है सर सबकी सब ठीक ठाक है ठीक है सारा जाके मौसम मैंने कहा जरा अगली बार देंगे इकट्ठे ला वो सिर्फ एक ही बात होती है जरा आपकी अरे तबीयत मोबाइल खाली मेरा कल काफी पढ़ा है सुना आपने जी सर क्या कह रहे हैं बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ही एहसान है बहुत शुक्र है अल्लाह करे हम शुक्र अदा कर सकें जितनी उसकी नेमतें हैं जी सर जी स्टार्ट करते हैं यार हम एक क्वेश्चन कर रहे थे सर पढ़ाई बेटा एक फॉर्मेलिटी नहीं बननी चाहिए यार कांस्टेंट एफर्ट डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होती है हमने ये मोहानी वाला क्वेश्चन किया था सबको क्लियर है प्लीज टेस्ट कितने लोगों ने अब दे दिए नहीं दिया मेरा ख्याल अभी भी अब्दुल अहद कितने लोगों ने अभी तक टेस्ट दिया है नहीं कौन अब्दुल अहद एक मिनट अब्दुल अहद चले बेटा आज तो IS12 का ना एक इंशाल्लाह आपके साथ और टेस्ट एक शेयर होगा तो जो हजरात रेगुलरली पढ़ रहे मेरा ख्याल एक और कम्प्रीहेंसिव सा टेस्ट होगा ये पहला तो मेरा ख्याल सिंपल सा था तो साथ साथ प्रैक्टिस रखिएगा ये चीज़ें पुरानी भूलनी नहीं है बल्कि इंशाल्लाह ईद की जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी जब भी कभी होंगी तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है एक कंबाइन करके भी टेस्ट लेंगे तो ईद वाले दिनों में भी मैं आपको फिर बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने रिवाइज करनी है ऐसे मेरे ख्याल हमें घर बैठे हैं कितने दिन ईद के एंजॉय करना है मेरा घंटा काफ़ी है बस ईद की नमाज ही पढ़नी है बाद में सेवियाँ खा लीजिएगा पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा ठीक है ना ओके चले बेटा अभी तक हमने बस ठीक है कैंडी बस सीरियस हो जाए अभी तक हमने इस डिस्कशन में क्या क्या पढ़ा है IS8 की डिस्कशन में मेरी हैंग होगी स्क्रीन नहीं सॉरी अभी तो पहले दिन बेटा मैंने स्टार्ट किया अकाउंटिंग पॉलिसीज के कुछ हवाले से और फिर एक एग्जांपल की चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी लास्ट क्लास में फिर प्रायर पीरियड एरर्स की कुछ बात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर प्रायर पीरियड एरर्स और चेंज इन एस्टीमेट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को इकट्ठा करके हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया अब बीच में एक थर्ड थिंग मिक्स कर लें थर्ड चीज़ मिक्स कर लें
फिर बाद में इसका कंप्रिहेंसिव सवाल शुरू होंगे। ये पता है चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, मेरा ये नहीं है तेरे पास। तो लाइफ का एस्टीमेट बदल जाए, एसेट की रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट बदल जाए, डेप्रिसिएशन मेथड बदल जाए, ये सब चेंज इन एस्टीमेट्स हैं। और एस्टीमेट्स जो है ना फिर वो प्रोस्पेक्टिवली चेंज होता है। पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली है, प्रायर पीरियड एरर भी रेट्रोस्पेक्टिवली है अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए। लेकिन अकाउंटिंग एस्टीमेट पिछले सालों में ठीक किया ही नहीं जाता, तो पिछले सालों में हो गया बस हो गया। एस्टीमेट्स प्रोस्पेक्टिवली मींस करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स को अफेक्ट करता है। तो चंद एग्जांपल्स दो तीन ज़हन में रखिएगा एस्टीमेट्स की, वही रिक्वायर्ड होती हैं। एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स आर अलाउंस फॉर बैड डेट्स, याद है 5%, 6% एक एस्टीमेटेड अमाउंट होती है और बाद में इसमें चेंज हो भी सकता है। तो अगर इसमें चेंज आ जाए तो हम पिछले सालों में जाके चेंज नहीं करते, करंट ईयर में चेंज करते हैं कि थोड़ा सा याद आ जाए। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग में आ जाए, रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन में चले जाएं, सम ऑफ डिजिट्स में आ जाएं, यूनिट्स मेथड में आ जाएं, ये सब एस्टीमेट्स चेंज हैं। आपने इसके क्वेश्चंस किए भी हुए हैं FR1 में, मैं थोड़ा थोड़ा याद भी करवाऊंगा। फिर रेजिडुअल वैल्यू बदल जाए। वारंटी ऑब्लिगेशंस एक लिखा हुआ है, ये अभी IAS 37 हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको आप भी फिलहाल एक क्वेश्चन मार्क लगा लें। मसलन फॉर एग्जांपल मोबाइल्स की वारंटी दी जाती है, अब कितने % मोबाइल्स में डिफेक्ट आएगा ये भी एक एस्टिमेट करना पड़ता है। लेकिन इसकी बहरहाल डिटेल बहस क्योंकि अभी आनी है बाद में, तो इसलिए मेरा ख्याल इस वक्त रहना। बहरहाल आप 3-4 चीज़ें ज़हन में रखें, बैड डेट्स, एसेट की लाइफ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की लाइफ, डेप्रिसिएशन, रेजिडुअल वैल्यूज, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एस्टिमेट्स। और इनमें अगर कभी चेंज आ जाए तो नीचे थर्ड नेक्स्ट लाइन प्रोस्पेक्टिवली चेंज आ जाता है। और प्रोस्पेक्टिव चेंज क्या होता है ज़रा रिवाइज कर लें। मीन्स इफेक्ट ऑफ चेंज इज अप्लाइड इन द करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इज अप्लाइड इन, पिछले सालों में कुछ नहीं, जिस साल में चेंज आया है बस उस साल में चेंज का इफेक्ट आएगा। और अगर उसका इफेक्ट अगले सालों में जाना है तो वो ठीक है, फ्यूचर में जा सकता है। करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स, आपने लाइफ का एस्टिमेट बदल लिया 8 से 10 साल फॉर एग्जांपल, तो अब इसकी बेस पे इस साल की डेप्रिसिएशन भी चेंज हो सकती है और अगलों की भी हो सकती है। पिछले सालों में जो हो गई है वो आप रिवाइज नहीं करेंगे, वो अगर सेम रहेगा तो इट मीन्स आप पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? मेरी बातों से एग्री करते हैं सारे? कोई और कंफ्यूजन तो नहीं आई? देन बेटा जरा डेप्रिसिएशन के हवाले से एक सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपने याद रखना। अगर एस्टिमेट्स में चेंज आए, व्हेन देयर इज अ चेंज इन एस्टिमेट्स ऑफ यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू और देयर इज अ चेंज इन मेथड, तीन चीजें हैं यहाँ। लाइफ का एस्टिमेट बदल जाए, रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट बदल जाए या मेथड बदल जाए, करना क्या होता है, WDV कैलकुलेट की जाती है एट द टाइम ऑफ चेंज, और वो WDV पे डेप्रिशिएट होती है ओवर द फ्यूचर पीरियड्स, ओवर द फ्यूचर पीरियड्स या ओवर द रिमेनिंग लाइफ भी कह सकते हैं, ओवर द रिमेनिंग लाइफ, डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग लाइफ। ये ब्रैकेट में जरा लिखना है, फ्यूचर पीरियड्स का मतलब यहाँ रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ जरा ज़्यादा बेहतर वर्ड है। WDV कैलकुलेट की जाती है, डिसीजन चेंज आया और उसको फिर डेप्रिशिएट किया जाता है over the remaining useful life. The important thing is depreciation of the previous periods is not adjusted. पिछले सालों में जो हुआ उसको अगर आप चेंज नहीं कर रहे, this is called as prospective change, और prospective change ही होती है estimates के लिए। estimates असल में अंदाजे हैं, अंदाजा कोशिश तो की जाती है डेफिनेटली, देखिए एक है कि जानबूझ के अगर अंदाजा गलत लगाया वो तो फिर प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है, वो तो पिछले सालों में ठीक करेंगे, फ्रॉड अगर है। लेकिन अगर एक एस्टिमेट आपने किया और आपको लग रहा था कि उस वक्त ठीक है और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका वो एस्टिमेट चेंज हो गया, ठीक है, या न्यू इन्फॉर्मेशन की वजह से, तो देन फिर वो जो चेंज इन एस्टिमेट है वो पिछले सालों को अफेक्ट नहीं करता। जो उस वक्त अंदाजा था उस वक्त ठीक है, जो अब अंदाजा उसकी बेस पे वर्किंग शुरू करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बात? ओके सर,
देन बेटा इसके फिर जिस तरह पॉलिसी के डिस्क्लोज पड़े, पॉलिसी चेंज के एरर होने के, इसी तरह एस्टीमेट्स भी अगर चेंज हो तो शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर देना होता है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि हम तब पढ़ेंगे जब पर्सन में डिस्क्लोजर्स आएंगे, ताकि ज़्यादा पढ़ के इनको अप्लाई कर लें। तो फिलहाल हम एक छोटा सा सवाल ज़रा कर लें एस्टीमेट्स चेंज का, है छोटा सा लेकिन इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह भी डिस्कस होंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं ज़रा। CM के नाम से एक सवाल है। CM इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, सॉरी, CM is a managing director of CIE Limited, a company specializing in solving murders. ऐसे डरना चाहिएगा। करती क्या कंपनी? CIE Limited owns a large amount of very costly forensic equipment. ये forensic होता है investigative equipments। मतलब शायद कहीं किसी का अगर मर्डर हो गया है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना कि किसने किया है, उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कोई बहस हो रही है। तो हम अकाउंटेंट्स का काम क्या है? हमने डेबिट क्रेडिट करना है, बाकी इक्विपमेंट से किसने क्या करना है वो उनका काम है। तो हमारी बहस क्या है? तो फोरेंसिक इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1 April 2001 at a cost of 6 lakh. At the time it was determined that the equipment would be depreciated on a straight line basis over a period of 6 years, which is consistent with the tax depreciation allowance granted by the tax authorities. Very important words, जरूर कोशिश करें, मतलब बताएं जी इसका, which is consistent with the tax depreciation. क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है? ठीक है, कितने लोगों ने कहा? काफी है। अब सेम ट्रीटमेंट अगर हो तो बेटा हिम्मत कीजिएगा जरा। अगर अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम हो तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट होता है और उसी पे करंट टैक्स आ जाता है। और अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम अगर हो तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस भी सेम होती है, विच मीन्स डेफर्ड टैक्स नहीं होता। मैंने सब कुछ सही कहा है? कितने लोगों ने कहा? काफी। देन बेटा उसके बाद कहते हैं 1 April 2003, कितने अरसे बाद? 1, 2, 3, 2 साल। 1 का शुरू था, 1 में लिया था 1 April 1। पहला ईयर एंड क्या आएगा? 31 मार्च ईयर एंड इस सवाल में हमारा 31 March 2002, फिर 3, 2 साल गुजर गए। टोटल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट वाज री-एस्टिमेटेड टू बी 10 years। पहले यहाँ तक रुक गया, मतलब बताएं। जब एसेट लिया था तो लाइफ का एस्टीमेट था 6 साल। 2 साल बाद टोटल लाइफ का एस्टीमेट है 10 साल। रिमेनिंग लाइफ बताएं यार। नहीं, दोबारा सब छोड़ दें। रिमेनिंग लाइफ बताएं सारे, देखते हैं 8 के अलावा कोई हो। ये बड़ा टोटल लाइफ कह रहा है, तो टोटल पहले 6 थी, अब ठीक है 10 है। लेकिन अगर 2 साल गुजरने के बाद टोटल लाइफ 10 साल है तो रिमेनिंग लाइफ इसका मतलब 8 साल। ओके, एग्रीड है? सब एग्रीड है? अब बेटा एक एस्टीमेट चेंज हुआ है तो कंपनी डिसाइडेड टू एडजस्ट द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंगली। एक वर्ड यूज होता है रीएलोकेशन मेथड। तो ये रीएलोकेशन मेथड का सिंपली मतलब प्रोस्पेक्टिवली होता है, ये जरा याद रखिएगा वर्ड। कभी एग्जामिनर कहते हैं ना कि रीएलोकेशन मेथड की बेस पे रिकॉर्ड चेंजिंग करें, तो वो सिंपली कहना चाह रहा होता है कि प्रोस्पेक्टिव चेंज करें। याद रहेगा? देन बेटा 30% टैक्स रेट है सिंस इंसेप्शन, इट मींस चेंज इन टैक्स रेट नहीं है फिलहाल। करना क्या है? रिक्वायरमेंट है शो द डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्रीज necessary from the information provided above, assuming
depreciation has not been processed for the year ended 31st March 2004. assumptions दो हैं, पहले एक पर रुक जाए। जिस साल के स्टार्ट पे एस्टीमेट बदला है, वो कहता है अगर उस साल की डेप्रिसिएशन अभी चार्ज नहीं की तो डेप्रिसिएशन की एंट्री प्रोसेस करें, आए वर्किंग करें। सिंपल है लेकिन बहुत गौर से देखना है। डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री है, सर जी इसका मतलब प्रोस्पेक्टिव ही होता है ना, मीनिंग यूजफुल लाइफ का। रीएलोकेशन का मेथड का मतलब रिमेनिंग लाइफ नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। रीएलोकेशन मेथड, रीएलोकेट करने का तरीका मैं बताऊंगा, तो सिंपली प्रोस्पेक्टिव मीनिंग है। कौन सा भाई? एहसन तौसीफ बेटा, ओके। तो इसमें बेटा कोई ऐसे कोई नाम एक है, उसमें कोई वर्ड्स पे ना भी फंस जाएगा। अच्छा बेटा, किस साल की डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्रीज? 31 मार्च 2004। 31 मार्च 2004। एक छोटी सी वर्किंग देखिएगा, एस्टीमेट चेंज हुआ हुआ इस साल, देखिएगा काइंडली गौर से। एस्टीमेट बेटा अगर चेंज हो तो सबसे पहला काम, यूजफुल लाइफ का एस्टीमेट बदला हुआ है, आपने पहला काम क्या करना है? WDV निकालनी है ऑन द डेट ऑफ चेंज। उसका तरीका समझे जरा। 6 लाख कॉस्ट थी, 2 साल गुजर गए, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हुई होगी? 6 लाख डिवाइड बाय 6, कितने साल गुजर गए थे? 2 साल गुजर गए, तो 2 लाख रुपया क्या कहलाएगा? 6 लाख बटा 6, 1 लाख बनी, 2 लाख क्या कहलाएगा? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 4 लाख क्या कहलाएगी फिगर? WDV। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप while calculating the effect of change in estimate? WDV निकालने का, यूजफुल लाइफ वगैरह के एस्टिमेट्स बदल रहे हैं। ओके, एक लास्ट स्टेप करवा दें। अब 4 लाख अगर WDV है तो डिवाइडेड बाय बता दें। अभी साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं? आंसर भेजें। कितने लोगों ने भेजा? 50K। The 4 lakh WDV is depreciated over remaining useful life. The keywords are WDV is depreciated over remaining useful life. Total दिया हुआ है, remaining निकाला जा सकता है। तो 50,000 is now revised depreciation according to the accounting. Entries मांगी हुई हैं, अगर इस साल ये एंट्री नहीं हुई तो कितने से depreciation डेबिट होनी चाहिए? 50,000 depreciation debit and kindly accumulated depreciation credit. नोट कर लें, कोई कंफ्यूजन है किसी की तो बताएं। लिख के वो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जरा।
डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री करें। पहला सिनेरियो ये है कि अज्यूम करें इस साल की डेप्रिसिएशन अभी चार्ज नहीं हुई। कौन सा होता है? तो अब एज डेट साहब उसने का डेप्रिसिएशन की एंट्री करें, वो मैंने कर दी। अब इस साल एस्टीमेट चेंज हुआ हुआ, तो हम 44 की वर्किंग कर रहे हैं जी जट साहब। अब एज डेट साहब वो फर्स्ट पे वर्किंग हुई है, क्या हो गया? 31 मार्च पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है यार। साल के शुरू में थोड़ी डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई है, वर्किंग साल के शुरू में हुई है। जिस डेट पे एस्टीमेट बदला है फिर उसकी बेस पे साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। ये मुज़म्मिल ओके, इस तरह की कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर लेते हैं? सर ये प्रोस्पेक्टिव करना है या रेट्रोस्पेक्टिव करना है? कौन सा भाई? कौन सा भाई? बेटा इसने प्रोस्पेक्टिव करना है रेट्रोस्पेक्टिव करना है? अगर एस्टीमेट बदले तो प्रोस्पेक्टिव में पिछले साल बदलते हैं, सिर्फ करंट और फ्यूचर ही में बदलेंगे ना यार। तो इस साल भी 50,000 और अगले सालों में भी 50,000 डेप्रिसिएशन पर एनम अब होगी। पहले ₹1,00,000 थी। नो चेंज इन प्रीवियस ईयर ना करें। और कोई? ठीक है, और कोई? बेटा टैक्स इफेक्ट ठहर जाना यार, क्या हो गया यार? वो भी रिक्वायरमेंट है, क्या हो गया? कौन सा है बेटा? स्नैन के सवाल खत्म हो गए यार, रिक्वायरमेंट वाइज चलना यार। और इसके अलावा ये कर लिया यहाँ तक? यहाँ तक सॉल्व कर लिया है? देन बेटा आइएगा, अभी रिक्वायरमेंट ए की फर्स्ट रिक्वायरमेंट हुई, रिक्वायरमेंट ए में फर्स्ट पार्ट हुआ है। सेकंड पार्ट जरा आप समझाएं। उसने कहा था अज्यूमिंग, तो एक तो कर लिया हमने अज्यूमिंग नंबर 1। assuming depreciation based on old estimate have already been processed for the year ended 31st March 2004। जी सर, इसका क्या मतलब होगा समझाएं जरा यार। कितनी चार्ज कर ली है और कितनी करनी थी बताएं। और ठीक है, सुने तकरीबन ठीक है बात। वो कहता है डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओल्ड एस्टीमेट। तो बेटा ओल्ड एस्टीमेट की बेस पे 6,00,000/6 1,00,000 डेप्रिसिएशन थी, ऑलरेडी चार्ज हो गई है। तो अगर इस साल एस्टीमेट चेंज हुआ है तो 1,00,000 हरगिज चार्ज नहीं होनी चाहिए थी, 50,000 चार्ज होना चाहिए था। इट मीन्स शायद नेट इफेक्ट ये है कि 50,000 से डेप्रिसिएशन रिवर्स होनी चाहिए। सब एग्री करते हैं? जरा यस या नो में बता दें। डेप्रिसिएशन इस सेकंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक 50,000 से रिवर्स होनी चाहिए। एग्रीड है? नहीं, सिर्फ यस नो में बता दें, जरा मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप क्या चाह। कोई नो हो? नो है कोई? नो बताइएगा। शफीउल्लाह जी, बड़ा शफीउल्लाह बताइएगा क्या एतराज है? कोई एतराज अगर है मेरी इस बात पे? मतलब ओल्ड एस्टिमेट के मतलब बेस में ₹1,00,000 थी और 50,000 चार्ज होनी थी, मैं ये कह रहा हूँ। तो 50,000 देयरफॉर फिर रिवर्स हो जानी चाहिए ना, अगर ओल्ड एस्टिमेट्स की बेस पे चार्ज हुई। $1,00,000 बड़ा चार्ज हुआ है, 50,000 चार्ज होना था। जी शफीउल्लाह
क्या कहते हैं शफीउल्लाह साहब? क्या कह रहे हैं अजीम से? बेटा 100 से रिवर्स कर दे, 50 से चार्ज कर दे। और सर जी नहीं किया यार, कमाल है यार, क्या हो गया यार। और सर जी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, शो द डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्रीज नेसेसरी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबव अज्यूमिंग। वो रिक्वायरमेंट 1 खत्म हो गई है। अज्यूमिंग क्या? डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओल्ड एस्टिमेट हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस फॉर द ईयर एंडेड। रिक्वायरमेंट तो प्लीज पढ़े ना यार। 1 लाख चार्ज हो गई है। रिक्वायरमेंट 1 थी कि अभी चार्ज ही नहीं हुई, तो रिक्वायरमेंट 1 के मुताबिक अगर चार्ज नहीं हुई तो 50,000 की चार्ज करें। रिक्वायरमेंट 2 क्या है? लाख चार्ज हो गया है। अज्यूम करें लाख चार्ज हो गया, अब क्या करें जी? फाइनल बताइए जी सब। 50,000 से रिवर्स कर दूं सर जी? डबल एंट्री देखें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा मैंने गौर से सुनी है, एक बार आपसे बात पूछनी ये है, क्या ये एरर हुआ था रिक्वायरमेंट नंबर 2 में? रिक्वायरमेंट 2 में ओल्ड एस्टिमेट की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना बेटा एरर है, लेकिन कंसल्टेशन से वर्ड सुनिएगा, क्या ये करंट ईयर एरर है या प्रायर ईयर एरर है? कितने लोग कह रहे हैं? तो बेटा करंट ईयर का जो एरर है वो करंट ईयर में ही ठीक हो जाएगा और उसके फिर कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। ओके, एक बात गौर से सुने जरा। फर्ज करें पिछले साल 1 लाख चार्ज होना था, फर्ज करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 1 लाख चार्ज होना था और 50,000 चार्ज हुआ है पिछले साल। फॉर एग्जांपल फर्ज करें पिछले साल की गलती है, बताएं सोच के बताएं डेप्रिसिएशन क्रेडिट करता या कुछ और क्रेडिट करता? सोचें, आपको पता है। ये लोग आ रही है रिटेन अर्निंग, कितने लोग कह रहे हैं? काफी। ये बेटा मेरी बात गौर से सुनेगा, क्योंकि बेटा इसी साल का एरर है, इसलिए इसी साल की इनकम स्टेटमेंट में ठीक हो जाएगा। करंट सिचुएशन तो ये है। लेकिन अगर सपोज ये पिछले साल में एरर हुआ होता और डिस्कवरी साल हुआ होता तो इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड आइटम्स, इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड आइटम्स पे जो होती हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू एडजस्ट होती हैं। और डेप्रिसिएशन क्रेडिट का मतलब है डेप्रिसिएशन आप बढ़ा रहे हैं, सॉरी डेप्रिसिएशन कम कर रहे हैं जिससे प्रॉफिट बढ़ना था, तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होती अगर ये प्रायर ईयर एरर होता। ओके है मेरी बात? तो बेटा रिक्वायरमेंट 1 ये थी, रिक्वायरमेंट 1 ये थी कि डेप्रिसिएशन अभी चार्ज नहीं हुई तो 50 चार्ज है अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। रिक्वायरमेंट 2 ये थी, 1 का 2 पार्ट ये था कि गलती से 1 लाख चार्ज हो गई है, देयरफॉर 50,000 से रिवर्स होना चाहिए। लेकिन अब जो कुछ हजरात थे वो मुझे कह रहे थे टैक्स इफेक्ट, वो बेटा अलग से असल में एडजस्टमेंट है। कैलकुलेट द टैक्स इफेक्ट्स एंड जर्नलाइज द रिलेटेड टैक्स एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अब आए एक टैक्स डेप्रिसिएशन सॉरी टैक्स का रेट दिया हुआ हमें 30%, टैक्स इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं। लेकिन बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये मैं डिस्कस करने लगा हूँ, इसको आपने तरतीब से सब कुछ देख के लिखना है जो मैं बोलूँगा। कि मेरा ख्याल है मैं जरा नेक्स्ट पेज पे चला, क्वेश्चन आपके सामने है, इंशाल्लाह क्वेश्चन मैं सामने रखूंगा, वैसे अपनी बुक देखें आप। लेकिन ये जो मैं सब कुछ अब आपसे डिस्कस करूंगा रिक्वायरमेंट 2 के एंगल से, ये आपने काइंडली तरतीब से लिख के समझना है।
कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करना है। हेडिंग बनाएं, टैक्स इफेक्ट्स। टैक्स इफेक्ट सबसे पहले जो चीज आपने ज़हन में लानी है वो ये है, लुक एट द क्वेश्चन। एक बड़ा एस्टीमेट चेंज हुआ है। चेंज होने से पहले अकाउंटिंग और टैक्स दोनों में 6 साल थे लाइव, और एस्टीमेट चेंज होने के बाद अकाउंटिंग में लाइव 8 साल हो गई है। पहला सवाल ये आपने ज़हन में लाया करना है, सवाल देख के बताएं, क्या ये एस्टीमेट अकाउंटिंग में चेंज हुआ है या टैक्स में भी चेंज हुआ है? सिर्फ अकाउंटिंग में चेंज हुआ है या टैक्स में भी चेंज हुआ है? कंसंट्रेशन के लेवल एक्सट्रीम ले जाएं। जी बताते रहे। जी ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। मेरी बात का सही आंसर शायद ये है कि अकाउंटिंग में तो चेंज हुआ है, लेकिन टैक्स में चेंज हुआ है या नहीं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं। क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ट्रीटमेंट। मेरा ख्याल ये है, क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ट्रीटमेंट। मतलब ये नहीं बताया हुआ कि क्या टैक्स में भी एस्टीमेट बदला है या नहीं बदला। ये क्वेश्चन साइलेंट है। क्या ख्याल है? एग्रीड? देखिए एक सेकंड हम जरा चीजें अब रिवाइज करके आगे चलते हैं। ये जो फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ी थी, फर्स्ट एग्जांपल जिसमें बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट चेंज हो रहा था, उसमें बड़ा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जरा लास्ट पैराग्राफ देखिएगा। The tax authorities have decided to reopen the tax assessment and include interest expense as part of the cost of assessment। ये टैक्स ट्रीटमेंट के चेंज का बताया हुआ था। तो ये जो आप इसमें का सवाल कर रहे हैं, इसमें सही बात शायद ये है कि क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग चेंज इन एस्टीमेट अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मेरे वर्ड हजम हो गए? मतलब क्वेश्चन में क्लियर नहीं। एग्री करते हैं सब? फाइनली एक दफा दोबारा बताएं। सब जी? अब आपसे अगला सवाल, पहले एक सवाल का जवाब। और अब क्वेश्चन अगर साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बताएं क्या अज्यूम करें। टैक्स ट्रीटमेंट के एंगल से अगर टैक्स क्वेश्चन साइलेंट है तो बताएं क्या अज्यूम करें। क्या अज्यूम करें कि टैक्स ट्रीटमेंट भी बदल गया है, या तभी अज्यूम करें जब क्वेश्चन में टैक्स ट्रीटमेंट का बताया हो? बताएं क्या अजम्पशन है, आप बताएं। और जी अब इसमें शायद लॉजिकल बात ये है कि यकीनन अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट पहले तो सेम था, इसमें तो कोई शक नहीं है। अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट तो बदला, लेकिन क्वेश्चन में अब टैक्स ट्रीटमेंट का बताया नहीं गया। तो बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारे अपने हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो मेरा ख्याल फिर सेफ यही है कि हम अज्यूम करें कि टैक्स में चेंज नहीं है। टैक्स में चेंज कब अज्यूम करेंगे? जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी। तो पहला पॉइंट लिखें इस लाइन के बाद, पहले लिख लें। कोई अगर फर्दर आप चाहेंगे तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट regarding
If question is silent regarding change in tax treatment, then I think assume that tax treatment is not changed. पहले लिख के जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा ओके। इट मीन्स अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करेगी तो हम ये तो अज्यूम किया करेंगे सवाल पढ़ के कि काउंटिंग में क्या चेंजेस हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम ये अज्यूम करेंगे कि टैक्स ट्रीटमेंट रिमेन्स अनचेंज। कितने लोगों ने कहा जी ओके? ओके के अलावा किसने कुछ कहा? देन बेटा उसके बाद आ जाए, आप कंसंट्रेट फुल कीजिएगा। अब टैक्स बेटा दो तरह होते हैं, दो तरह के होते हैं, हम लिख के तरफ डिसाइड करेंगे। करंट टैक्स भी होता है और डेफर्ड टैक्स भी होता है। नेक्स्ट एक सब हेडिंग बना लें, करंट टैक्स। अब ये देखते हैं कि ये जो चेंज अकाउंटिंग में और टैक्स में नहीं हुई, इससे करंट टैक्स पे क्या चेंज आएगा, आएगा या नहीं आएगा। सब इकट्ठे रहिएगा, लिखना हरगिज़ नहीं है। बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ना लिखिएगा, पहले देखिएगा। अकाउंटिंग में चेंज है, टैक्स में चेंज नहीं है। मैं अब आपके सामने कंपैरिजन करने लगा हूँ कि ओल्ड एस्टिमेट्स की बेस पे, पहले बात समझ नहीं है मैं क्या करने लगा हूँ, और न्यू एस्टिमेट्स की बेस पे अगर हम सोचें तो करंट टैक्स पहले क्या था और अब क्या होगा, उसका एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ऐसे वर्किंग क्यों कर रहा हूं, आपको बात समझाना चाहता हूं, इसी हिस्से से वर्किंग कर रहा हूं। काइंडली जरा डाटा देख रहे हैं। अब करंट टैक्स की बड़ा आइडियली वर्किंग तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होती है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसा गिवन नहीं है। तो आपको समझाने के लिए एक फिगर जरा अज्यूम करता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। फर्ज करें, मत लिखिएगा पहले समझिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। मैंने इसमें आपको डेप्रिसिएशन की सारी चीजें समझानी है। हमारे इस केस में डेप्रिसिएशन बदली है। फर्ज करें वो 1 मिलियन था, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप बताएं अगर एस्टिमेट्स बदल भी गए हैं तो क्या इवन देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 1 मिलियन ही रहेगा? पहले ये फैसला करें और कंसंट्रेशन का लेवल आप फुल बढ़ा दें। मैंने बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन का है। कितने लोगों ने कहा? कोई 9 सर हो? ठीक है, काफी है, 15-20 है, ठीक है। देन बेटा गौर से देखिएगा, जरा गौर से देखिए। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या थी और अब क्या है? क्या थी और अब क्या है, बताएं। देखते जाए, सही है, ये देखते जाए। और किसी का सबका ही 1 लाख थी और 50,000 है। अच्छा, कंसंट्रेशन रखिएगा अभी जरा। मैंने अभी ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि करंट टैक्स की वर्किंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होती है, जिसमें से काउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस हुई होती है। तो ऊपर मैंने लिखा था बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। तब मैं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना चाहूँ
तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1 लाख पहले लेस होती होगी और अब 50,000 लेस हो रहा होगा। हंस तो नहीं जाएंगे 9 लाख से और 9,50,000 से? कितने लोगों ने कहा? अब बेटा डेप्रिसिएशन बदली और बदलने का मतलब कम हुई, नई डेप्रिसिएशन अब 50,000 है, लाइफ का एस्टिमेट बढ़ गया था, तो डेफिनेटली मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स अफेक्ट हुए। आपके सामने 50,000 अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन 50,000 से कम हुई। अब मैं करंट टैक्स की वर्किंग शुरू करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गए। क्या होती है जी करंट टैक्स की वर्किंग? डेप्रिसिएशन का मसला, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाती है। अब आप इस तरह कीजिएगा, एक सेकंड न्यू एस्टिमेट्स इग्नोर करते हैं, एक सेकंड वो बाद में लिखता हूँ, पहले जस्ट ओल्ड एस्टिमेट्स। व्हाट वाज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो लेस हुई भी थी? 1 लाख ऐड हो जाएगा। व्हाट इज टैक्स डेप्रिसिएशन बताएं? टैक्स में लाइफ क्या थी? बताएं बताएं बताएं। और कभी ठीक है, ओके। तो इट मींस व्हाट वाज टैक्स डेप्रिसिएशन? फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए मैंने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड की, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस की, लेकिन बेटा आपको पता है क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन सेम थी है नहीं थी, तो टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट के बराबर आया। 9 लाख में 1 लाख ऐड लेस हुआ, फिर 9 लाख ही हो गया। और हमारे सवाल में 30% टैक्स रेट है, तो टैक्स की अमाउंट भेजें 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 30% भेजें। 270 के कितने लोगों ने कहा? काफी है माशाल्लाह। इट मींस अगर एस्टिमेट ना बदलता तो 270,000 इज द करंट टैक्स। मैं करंट टैक्स की फिलहाल बात कर रहा हूँ, तो करंट टैक्स होता 270, अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम थे। लेकिन बिफोर बेटा यू स्टार्ट टू राइट दिस, कंसंट्रेशन रखें, बताएं, ये बताना है आपने। अब न्यू एस्टिमेट्स की बेस पे 9,50,000 का अकाउंटिंग प्रॉफिट है, बताएं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी लिखूं, कितनी ऐड बैक करूं? हिम्मत करें, हिम्मत करें। कितने लोगों ने कहा? काफी है माशाल्लाह जी। बेटा अकाउंटिंग में 50 लेस हुआ था, ऐड बैक हो गया। और बताएं क्या टैक्स डेप्रिसिएशन भी 50 हो गई है? वो 1 लाख ही है। क्वेश्चन साइलेंट था, हमने क्या अज्यूम किया? टैक्स ट्रीटमेंट चेंज नहीं हुआ। कितने लोगों ने कहा 1 लाख? काफी है माशाल्लाह। तो बेटा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो बदली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज होने से, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन वही रही। अब आपसे रिक्वेस्ट है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिएगा, आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आना। 9,50,000 में अगर 50,000 ऐड हो और 1 लाख लेस हो, तो बताएं आंसर आ गया 9,50,000। कितने लोगों ने कहा? काफी हैं जी। बेटा गौर से देखें, गौर से देखें, क्या टैक्सेबल प्रॉफिट वही आए यार? वही आए जो ओल्ड एस्टीमेट की बेस पे भी थे। और क्या अगर वही आए तो करंट टैक्स में कोई चेंज नहीं आया इस एस्टीमेट के बदलने से? करंट टैक्स में कोई चेंज नहीं आया एस्टीमेट के बदलने से। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? गौर से सुनिएगा बेटा, अकाउंटिंग में
जितनी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी थी ना वो तो दोबारा ऐड बैक हो जानी थी। तो लाख लेस किया तो लाख ऐड हो गया, 50,000 लेस किया तो 50 ऐड हो गया। ये तो फॉर एग्जांपल अगर 5-6 जीरो और भी होते तो इधर भी 5-6 जीरो और लग जाने थे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर बदल भी गया तो करंट टैक्स में चेंज नहीं हुआ, वो तो जितना आपने लेस किया वो ऐड हो गया। कब इसने चेंज होना था करंट टैक्स ने? अगर टैक्स ट्रीटमेंट बदलता। तो क्योंकि टैक्स डेप्रिसिएशन सेम रही इसलिए टैक्सेबल प्रॉफिट सेम रहे, और टैक्सेबल प्रॉफिट सेम रहने की वजह से करंट टैक्स सेम रहा। समझ आई यहाँ तक? इसका मतलब फाइनल सुने, इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर टैक्स ट्रीटमेंट चेंज ना हो तो करंट टैक्स नहीं बदलता। आप जा रहे हैं? नहीं, मैंने आखिर में एक सेंटेंस बोला, मुझे इसका ओपिनियन चाहिए। करंट टैक्स तभी बदलेगा जब टैक्स ट्रीटमेंट बदलेगा। बताएं, अगर टैक्स ट्रीटमेंट सेम रहा तो करंट टैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्री करते हैं सर? कितने लोगों ने कहा? एक छोटा सेंटेंस मैं लिख दूं, फिर आप ये सब कुछ नोट कीजिएगा। As apparent from the above discussion, as apparent from above figures, if tax treatment is not changed, if tax treatment is not changed, then current tax will not change. आप नोट करें, किसी की ज़हन में कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताएं। कोई सवाल आ रहा हो किसी? और यार एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम बेटा, मैं करंट टैक्स की बात कर रहा हूँ, डेफर्ड टैक्स से सवाल कर दिए। मैंने कब कहा कि डेफर्ड टैक्स नहीं होगा यार? कौन सा भाई? बेटा अकरम ऐसे ना कर यार, तेरी मेहरबानी। डेफर्ड टैक्स की बेटा मैं रहता बहस करूंगा ना। अगर 1 मिनट में बात खत्म हो सकती होती तो मैंने कहना था आंखें बंद करें, बात खत्म हो गई। बात समझे यार, आहिस्ता आहिस्ता। करंट टैक्स समझ रहा है तो इंशाल्लाह 2 मिनट में हमें डेफर्ड टैक्स भी समझ आ जाएगी, लेकिन उसकी बात भी मैंने करनी है। अकरम साहब ना करिए यार, तेरी मेहरबानी प्लीज यार। मायूस करते हैं अकरम साहब इस तरह की बातें करके आप। कोई और सवाल लिख के ओके कर दीजिएगा बेटा, जब आप लोग नोट कर लेंगे तो बता दीजिए। ओके, कितने लोग आ गए? क्या प्लीज लिख के रिस्पॉन्ड कर दें। आपके पास आ रही?
तब ओके हो गया, डन। कोई सवाल तो नहीं किसी का? ओके डन ही। देन बेटा अभी तक जो मैंने बात की है इस डिस्कशन में, नंबर 1, अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग टैक्स ट्रीटमेंट, देन अज्यूम टैक्स ट्रीटमेंट इज नॉट चेंज। और डेफिनेटली आज मैंने फिर वर्किंग करके दिखाई है, लेकिन आपने फिर अब याद रखना है, अगर टैक्स ट्रीटमेंट नहीं चेंज हुआ तो इट मींस करंट टैक्स विल नॉट चेंज। अब आखिरी बात ये रह गई कि क्या डेफर्ड टैक्स विल चेंज, तो इसको भी लिख के समझ लो। अब डेफर्ड टैक्स बेटा हमेशा हम बैलेंस शीट अप्रोच से वर्किंग करेंगे, तो ये भी जरा छोटा थोड़ी सी तरफ दे बात प्लीज पूरी करना जरा। हमारी इस डिस्कशन में एक इक्विपमेंट था, क्वेश्चन देखिए 6 लाख का एक इक्विपमेंट था, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंस देखना है आपने। मैं जरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा ताकि बातें सारी क्लियर हो जाएं। एसेट खरीदा गया था 1 में, बैलेंस शीट अप्रोच है तो 31 दिसंबर 2002 पे पहले बेटा अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन 1-1 लाख सेम थी, तो 5 लाख कैरिंग अमाउंट बनी। टैक्स बेस सेम होने से डिफरेंस नहीं आया, पता है आपको। सिमिलरली 31 मार्च 2003 पे भी अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन 1-1 लाख होने की वजह से कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस सेम रही, नो डिफरेंस, नो डेफर्ड टैक्स। लेकिन जब आएगा 31 मार्च 2004 का ईयर एंड, हमारे वाले साल का एंड आएगा 4 एंड, तो हमने इस साल 1 लाख की बजाय 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की, देयरफॉर अब हमारी कैरिंग अमाउंट 3,50,000 होगी और टैक्स बेस 3 लाख होगी। इट मींस अब अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट होने की वजह से 50,000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। मुझे ये बताएं टीडीडी है या डीडीडी है? कितने लोगों ने कहा टीडीडी? और जान दे यार कौन है? अकरम साहब जान दें यार, को खुदा खाफी करें यार। अकरम साहब वैसे ही हमारी दुश्मनी है तो मिलजुल के कोई और फैसला कर लेते हैं यार। अगर तैयब खान साहब कोई वैसे ही साइड कर लें यार, अगर दुश्मनी है तो कुछ और इसका हल करें यार। मैं माजरत कर लेता हूँ यार अगर दुश्मनी है भाई, खुदा का खौफ करें यार। डीडीडी बना दिए यार। अकरम साहब पूरे 2-3 हफ्ते की मेरी बहस का बड़ा गरक कर दिया आपने। अकरम तैयब ना करो यार, खुदा के लिए यार। दोबारा भेजें क्या आंसर है? इतनी उम्मीद से मैंने कहा था डीडीडी यार। जी अकरम साहब का है दोबारा रिस्पॉन्स? तैयब अकरम है? तैयब अभी भी डीडी है? चलो डीडीआई हो गया। नहीं उसने डीटीएल भेजा होना है, डीटीएल है, ये तो नहीं भेज रहे। ठीक है ठीक है ठीक है। महाराज जी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, बहुत सा देखें 30% रेट है, जब डिफरेंस है टेम्परेरी है, 15,000 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। हिम्मत करें हिम्मत करें हिम्मत करें हिम्मत करें हिम्मत करें हिम्मत करें, लेजर बनवाएं। ब्रॉट डाउन 0 क्यों होगा? पहले डिफरेंस ही नहीं था। कैरी डाउन कितना आया? 15,000 सॉरी आया 15,000 है। एंट्री क्या बनी जवानों? एंट्री क्या बनी 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 भाइयों, क्या बनी? क्या एंट्री बन गई यार? ओके हो गया भजन में लिख दिया, जज़ाकल्लाह। कौन सा है? ओके बेटा एहसन, वो 0 रह गया था बेटा। ओके ओके बेटा एहसन ठीक है, जज़ाकल्लाह यार। सब एग्री करते हैं सर? नोट करें, फिर यहाँ से मैं कंक्लूजन आपको बताता हूँ।
and measured. Yes, sir. एक से ज़्यादा pressure. लिख के बस रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। डन है? कितने लोगों का डन आ गया? एक बार छोटा सा कंक्लूजन लिखिएगा जरा यहाँ तक। इस सारी बहस से क्या सीखा? If accounting treatment is changed, but tax treatment remains same, if accounting treatment is changed but the tax treatment remains same, then only deferred tax will change. If accounting treatment is changed but tax treatment remains same, then only deferred tax will change. लिख के फाइनल एक रिस्पॉन्स आप दीजिएगा काइंडली। सब एग्री करते हैं इस बात से? याद रहेगी ये बात। पर्सन अगर साइलेंट है तो भी अज्यूम टैक्स ट्रीटमेंट नहीं बदला, टैक्स ट्रीटमेंट नहीं बदला तो करंट टैक्स नहीं बदला, और अगर करंट टैक्स नहीं बदला और अगर इसका मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदल गया, टैक्स ट्रीटमेंट नहीं बदला, तो ओनली डेफर्ड टैक्स विल चेंज। इस पेज की जरूरत पड़नी है, सबने होपफुली साफ सुथरा बनाया है। कोई सवाल हो किसी को? तो यहाँ तो बड़ा हमने हर एंगल से बात की है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चला टैक्स ट्रीटमेंट नहीं बदला तो हम करंट टैक्स इग्नोर कर देंगे और सिर्फ डेफर्ड टैक्स के एंगल से टैक्स इफेक्ट्स लिया करेंगे। फाइनल रिस्पॉन्ड ओके? नोट कर लिया है? समझ आ गया? ओके? कोई सवाल हो? सब ओके? कितने स्टूडेंट बैठे हैं इस टाइम? है 67। ओके बेटा, ओके 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 आगे सब। अब आइएगा सर, आज हम अब इन बहसों के बाद एक कंप्रीहेंसिव सा क्वेश्चन करते हैं, और इंशाल्लाह बस एक ये सवाल ऐसा है शायद जो हमारा विजन ब्रॉड करने के लिए काफी होगा। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसके बेटा 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, नीचे जाए। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012, लेकिन कंपैरेटिव मींस 30 जून 2011 भी हो जाएगा, पहले 12 फिर 11, रिलेटिंग टू द फॉलोइंग। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स बनाने, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने, चेंजेस इन इक्विटी एक्सट्रैक्ट्स बनाने, एंड करेक्शन ऑफ एरर नोट का मतलब होता है, ये मैं इंशाल्लाह बनाना भी फिर आपको सिखाऊंगा, कि एरर अगर हुआ है तो उसके फिर कुछ डिस्क्लोजर्स बनाना होता है। तो करेक्शन ऑफ एरर नोट मींस डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड एरर। तो ये कैसे बनता है इंशाल्लाह फिर मैं ये भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, हो गया?
ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ आ गई है? देन बेटा आप एक एक करके बात गौर से सुनते जाइए। Water Limited is engaged in the first line manufacturing and sale of textile machinery. Following are the draft extracts of the statement of financial position and income statement for the year ended. Draft means unadjusted. इस साल की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट गिवन है। जिस साल की वर्किंग रिक्वायर्ड है 12 की, उस साल की बैलेंस शीट बना दी गई है विद कंपैरेटिव, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है, एक्सट्रैक्ट्स है। बैलेंस शीट में 3 चीजें दी हुई हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, रिटेन्ड अर्निंग्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्योंकि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलग नहीं आ रही, डब्ल्यूडीवी है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, रुपीज इन मिलियंस हैं, टैक्सेशन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 11 का प्रॉफिट दिया हुआ आफ्टर टैक्स 58। बस एक बड़ा सवाल का जवाब दे दें आप, फिर मैं शुरू करता हूँ, बाकी नीचे बात पढ़ता हूँ। बताएं इस 108 में 78 है, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है ना, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है। 21 दिन का क्लोजिंग है, 31 30 जून, 11 का क्लोजिंग है 108। एग्री करते हैं डेट से? 30 जून 11। आपसे रिक्वेस्ट है, फर्ज करें डिविडेंड नहीं है, 1 जुलाई 10 की रिटेन्ड अर्निंग्स बता सकते हैं अगर डिविडेंड नहीं है? 1 जुलाई 10 की रिटेन्ड अर्निंग्स अगर डिविडेंड नहीं है, आपका 30 है, कोई और 30 के अलावा? जान दे यार, 66 का सब में आ दिए यार, और 42 माइनस कर दिए यार 108 में से। ये 66 कौन सा आता? बटा निशान जाने दे यार, रिटेन्ड अर्निंग्स में से आपने टैक्स माइनस करके मुझे फिगर बता दी है। निशान यकीन मान प्लेंटी बनती है, क्या ख्याल है? ईमानदारी से खुद बताओ निशान, ईमानदारी से बता दे पेनल्टी बनती कि नहीं इस बात पे? क्या कहते हैं बटा? फिगर से ध्यान से देख रहे हैं यार। ये व्हाट इज 30 कंपैरेटिव ईयर का ओपनिंग। एक आखिरी चीज इसके बारे से बताएं, ये 30 जून 10 का क्लोजिंग होगा नहीं? 30 जून 10 का क्लोजिंग होगा। मैंने जरा बात और कर दी है, ये 30 जून 10 का क्लोजिंग है। इसमें किस साल तक के प्रॉफिट्स आ रहे होंगे? इस 30 में, इस 30 में किस साल तक के प्रॉफिट्स आ रहे होंगे? निशाना बताएं। और पढ़ते रहे 10 तक कह रहे सारे। कितने लोग हैं? काफी है, ठीक है। बाकी डेफिनेटली बेटा बाकी चीजें हमारे सामने, वो भी सॉल्व करते हैं सारी। तो ये जस्ट मैंने चाहा जरा याद दहानी हो जाए। आवाज आ रही है? यही आवाज तो आ रही है। अच्छा जी, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। ये ना इन क्वेश्चंस में बड़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन होती है, फॉलोइंग स्टेट एडिशनल इंफॉर्मेशन has not been taken into account in the preparation of the above financial statements। नीच दो चीजें रहे, इनके अलावा
बच्चे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं? बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? सबको आ रही है? ये बेटा ये नीचे वाले जो 2 पॉइंट्स है 1 एंड 2, इन पॉइंट्स के अलावा सब कुछ हो गया है। लेकिन बेटा ये बात इतनी सीरियस है कि आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, शायद मैं 1-2 मिनट और लगाऊं। देखिए 2012 में हम हैं, 2012 की वर्किंग हमने करनी है, 2012 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट बन चुकी हैं। इन लाइनों का मतलब ये है इनके अलावा सब कुछ हो गया है, मतलब हमने 12 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी हैं इन 2 पॉइंट्स को कंसिडर किए बगैर। 12 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन गई हैं सवाए इन 2 पॉइंट्स को कंसिडर किए हुए। मेरे वर्ड्स ठीक है? समझा पा रहा हूं मैं कुछ आप लोगों को? आए अब बात समझें। कॉस्ट ऑफ रिपेयर amounting to rupees 20 million erroneously debited to machinery account on 1st October 10 पिछले अकाउंटिंग ईयर में। गौर से देखें 30 जून 11 वाले अकाउंटिंग ईयर में जो 1 जुलाई 10 को शुरू होता है, इसमें 3 महीने बाद 1 अक्टूबर 10 वाले दिन गलती से क्या हुआ, रिपेयर को कैपिटलाइज कर लिया। बताएं प्रायर पीरियड एरर है? कितने लोगों ने कहा? प्रायर पीरियड एरर क्यों कह रहा हूं? पिछले साल हुआ और अभी तक ठीक नहीं हुआ, हमने ठीक करना है, 12 में आ गए। लाइफ दी हुई 10 इयर्स, क्या डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी अगर कैपिटलाइजेशन हुई है तो? क्या डेप्रिसिएशन का इश्यू भी रिजॉल्व करना पड़ेगा? एक रेक्टिफाइंग एंट्री सोच लें, रिपेयर डेबिट मशीनरी क्रेडिट करके ये गलती ठीक करेंगे और फिर जो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे चार्ज हुई होगी उसको रिवर्स करेंगे। सबको क्लियर हो गई है मेरी बात? कितने लोगों ने कहा यस? तो इट मींस पहला तो मेरा प्रायर पीरियड एरर है। अब लाइफ दी हुई है, वो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं, वो वर्किंग कर लेंगे। देन सेकंड पढ़े जरा, 1 जुलाई 11। 1 जुलाई 11 का मतलब करंट ईयर का स्टार्ट है, पिछले साल का स्टार्ट? बताएं। करंट ईयर का स्टार्ट। क्या वजह है? कंपनी WL reviewed estimated useful life of its plant and revised it from 5 to 8 years. The plant was purchased on 1st July 10 means पिछला साल, पिछले साल के शुरू में, लास्ट ईयर के स्टार्ट पे, at a cost of rupees 70 million। बताएं कितने साल बाद एस्टीमेट बदल रहा है? वन ईयर के बाद एस्टीमेट बदल रहा है। क्या बदल रहा है? 5 to 8 हो गया है। कोशिश करें, गौर सोच के बताएं। बताएं डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट वाले दिन रिमेनिंग लाइफ क्या है? 1 मिनट सोच ले, फिर आंसर दीजिएगा, जल्दी में गलती ना कर दीजिएगा। मैंने आपसे रिमेनिंग लाइफ पूछी है।
पूछा है रिमेनिंग लाइफ है कितनी, पढ़ते जाए जरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 साल वाले का नाम बता दीजिए। सम आबिद, इनके अलावा बाकी सब 8 भी कह रहे हैं। अच्छा, और 3 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और 3 वाले कौन सा है? बेटा फरहान 3 साल कैसे यार, 5 और 3 8 का डिफरेंस ले लिए। फरहान इस पे मेरा ख्याल है कि आप सोच के बताएं, प्लडी बनती है, खुद बताएं जरा। उसामा आप बेटा दोबारा सोचिएगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है उसामा। आपने शायद जवाब ये दिए कि रिमेनिंग रह गई थी 4 साल, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा सवाल ये है कि अब रिमेनिंग है कितनी एस्टिमेट चेंज होने के बाद। ये उसामा अभी तो काइंडली आप दोबारा रिस्पॉन्ड करें, रिमेनिंग अब 4 है या रिमेनिंग अब 7 है? उसामा अभी ये दूसरे कौन से थे जो फरहान? जी बेटा फरहान 3 बेटा कैसे बना दिए? अजीम साहब से भी बात करते हैं, जरा पहले फरहान साहब फाइनल करें। जी बेटा फरहान 3 साल कैसे करा दिए है? बेटा फरहान बता रहे हैं यार क्या हो गया, एक बात करके बीच गायब हो जाते हुए फजूल में टाइम वेस्ट होता है। बताया तो करो यार, बताया तो करें सर जी, तभी बात समझ आएगी ना। आप बताएं, मैं बताता हूँ, इंशाल्लाह मिलजुल के कोई फैसला करते हैं। नो कौन कह रहा? ठीक, ये बेटा कुछ हजरात ने ना 8 साल भेजी है। मेरा ख्याल ये है कि सेंटेंस अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है रिवाइज्ड इट फ्रॉम 5 to 8। तो 5 क्या है? क्या पहले एस्टिमेट 5 था? बताइए 5 टोटल लाइफ है या रिमेनिंग लाइफ है? पहले 5 फैसला करना है। टोटल लाइफ थी या रिमेनिंग लाइफ थी? टोटल। तो कहते हैं 5 to 8, व्हाट डज इट मींस? 5 से बदल के टोटल 8 हो गई है। तो 1 साल गुजर गया है परचेज किए हुए। तो फाइनली जरा बता दें सब ओके है कि रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर्स है। एस्टिमेट चेंज होने के बाद रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर है। फाइनल रिस्पॉन्स जरा। सब 7 है। नहीं अब तो नहीं कोई सवाल 7 के अलावा तो नहीं कोई? और बाकी मेजॉरिटी 7 ही है। ठीक है, देन बेटा डेफिनेटली भी लिख के करेंगे तो इट मींस एक प्रायर पीरियड एरर भी रहता है और एक एस्टीमेट चेंज रहता है, चेंज इन एस्टीमेट। ये तो सबको पता है, एस्टीमेट चेंज हो रहा है। करंट ईयर के स्टार्ट पे एस्टीमेट बदल रहा है, चेंज इन एस्टीमेट। देखिए किधर उसके पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, टैक्स रेट 30% है। मेरा ख्याल है कि हमारे पास 10 मिनट है, टाइम वेस्ट करना मुनासिब नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भी ओपिनियन यही है जो मेरा है। देयरफॉर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले 2 पेजेस छोड़ दें। 4 रिक्वायरमेंट से हाफ ऑफ पेज यूज हो जाएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो देन बेटा इसकी ना वर्किंग बड़ी डिटेल में करनी पड़ती है। तो वर्किंग पहले मैं सिखाता हूँ, वर्किंग में आ जाए। जब वर्किंग सामने आ जाएगी तो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, हम बहुत आराम से एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे। तो वर्किंग्स में आए, क्वेश्चन नंबर 4 की वर्किंग्स में आए। पहले 2 पेजेस छोड़ के काइंडली वर्किंग्स में आए। वर्किंग्स की तरफ आ जाए। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका बड़ा तरीका इस तरह से होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है उसको हम पहले एंट्रीज की फॉर्म में डिस्कस कर लें, और जब एंट्रीज हो जाए तो देन पोस्टिंग रह जाएगी। तो पहली चीज है प्रायर पीरियड एरर। इंशाल्लाह आप अकाउंटिंग एंजॉय करेंगे अगर आपने ये बहस मेरे साथ गौर से सोच के कंप्लीट कर ली। जी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1 की वर्किंग करा दें। प्रायर पीरियड एरर क्या था? एरर रिपेयर्स कैपिटलाइज हुई किस दिन? 1 अक्टूबर 10। मेरे वर्ड्स पूरे सुनने आपने, मैं अब करेक्शंस दूंगा। रेट्रोस्पेक्टिव करेक्शन होनी है, एरर है। एरर्स आर करेक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली। रिपेयर्स डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। ये बेटा जो मैंने एंट्री लिखी है पिछले साल की है, रुपीज इन मिलियंस। एग्जामिनर ने मांगी नहीं है ये एंट्रीज, हम अपनी वर्किंग के लिए कर रहे हैं। अगर एग्जामिनर मांगता तो यकीनन रिपेयर डेबिट नहीं होना चाहिए था, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट होना चाहिए था। ये मेरी बात समझ आई है सबको? नहीं वो तो ठीक है, आगे चलें। पिछले सालों की गलती है। अगर एंट्रीज मांगता एग्जामिनर तो फिर हम रिटेन्ड अर्निंग्स को एडजस्ट करते, डेबिट करते। लेकिन बेटा ये एंट्रीज हम करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस वक्त अगर आप इनकम स्टेटमेंट वाले हेड्स भी लिख लें तो वो कोई एसेट गलत वाली इसलिए बात नहीं है क्योंकि हम फॉर्मल एंट्रीज एग्जामिनर को करके नहीं दिखा रहे। मेरी पहली एंट्री ठीक है, रिपेयर कैपिटलाइज हुई हुई थी, मैंने रिवर्स एंट्री कर दी है। सब ओके है? हाँ जी वो भी ठीक है। अगर फॉर्मल एंट्री मांगी होती फिर हम डेट भी वो लिखते जो इस साल की शुरू की होती, लेकिन इस वक्त वो कंफ्यूज ना कीजिएगा, आगे जाके इंशाल्लाह बात होगी फिर करेंगे। नहीं बेटा आप जरा पिछला साल एंड करें। पिछला साल एंड मींस कैपिटलाइजेशन के बाद जरा 30 जून 2010 10 कैपिटलाइजेशन के बाद पहला ईयर 30 जून 11। बताएं कोई डेप्रिसिएशन का मसला तो नहीं है? कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करूं रिवर्स करूं? पता है बातें बहुत दफा सुनी हुई आपने, करें फाइनल। डेप्रिसिएशन चार्ज करूं रिवर्स करूं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लाइफ क्या थी 10 इयर्स, लेकिन बड़ा रिमेंबर गलती बस उतनी समझनी जितनी बताई भी है। मतलब इसका ये है 20 मिलियन की मशीनरी थी डिवाइड बाय 10, लेकिन बेटा 9 मंथ्स बनते हैं। वी मस्ट अज्यूम कि एरर सिर्फ कैपिटलाइजेशन में है, बाकी उसने कुछ नहीं बताया, तो वी अज्यूम कि डेप्रिसिएशन पे 9 मंथ्स की ही चार्ज हुई होगी। बताएं क्या अमाउंट बनती है?
डबल एंट्री बताएं जी बच्चों कुछ। बिल्कुल ठीक है जी, कितने लोगों ने कहा? ठीक है, कितने लोगों ने कहा ये? 5-6 हैं। बात बेटा आपकी 100% ठीक है, लेकिन बस मेरे भाई उधर 1 मिनट बैलेंस शीट देखिएगा जो सवाल में गिवन है। यकीन है बेटा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट होनी है, लेकिन क्या एसेट्स WDV पे आ रहे हैं? क्या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा नजर आ रहा है बैलेंस शीट में बना हुआ? तो बेटा मेरा ख्याल है rather than accumulated depreciation debit, मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन ज्यादा बेहतर मशीनरी डेबिट एंड डेप्रिसिएशन क्रेडिट है। वंस अगेन ये पिछले सालों की डेप्रिसिएशन है, एग्जामिनर के लिए नहीं कर रहे, इसलिए डेप्रिसिएशन को एज इट इज क्रेडिट कर रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट का मतलब भी वही है जो मशीन डेबिट का है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट का मतलब ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम हुई और एसेट बढ़ गया, और स्ट्रेट अवे मशीनरी डेबिट का मतलब भी यही है कि मशीनरी बढ़ गई। दोनों तरह लिख लें, ज्यादा बेहतर अकॉर्डिंग टू सवाल मेरा ख्याल है मशीनरी डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट है। मेरे से सब एग्री कर गए यहाँ तक? कितने लोगों ने कहा? काफियों का मतलब 2-3 तो नहीं, कहीं बहुत ज्यादा का मतलब 500-600 तो नहीं। देन होपफुली आपने यहाँ तक मेरी बात समझ ली है। यकीनन अब इसके टैक्स इफेक्ट्स आने हैं, सब कुछ करना है। इंशाल्लाह कल गेम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बट अगर कभी खुदा ना खासा यार आपके नाम सेम हो और मैं कोई गलत बात कर दूं तो उसकी यार माजरत है, वो समटाइम्स आपके नाम का कोई और साहब भी होता है, तो मैं एक्सक्यूज करता हूँ अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी है, लेकिन मेरी मुराद उन साहब से होती है जिन्होंने भेजा होता है, तो नाम शायद आपके कभी कभी मैच कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आप मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेंगे यार, कर लेंगे सर? आई डू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। मेरी बात से अगर कुछ बुरा लगा आपको तो मैं माजरत चाहता हूँ यार। अच्छा सर जी, आज घर के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक टेस्ट शेयर होगा रावी कोई लिमिटेड वगैरह के नाम से ना, जरूर सॉल्व करना घंटा निकाल के। ये छुट्टियों की बहस छोड़ दें सर जी, घर बैठे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी छुट्टी बनती है। रिस्पॉन्ड करके उठाए, मैंने सही कहा गलत कहा? एक छुट्टी भी नहीं बनती। एक बच्चे ने छुट्टी की बात की है, मैं आपका ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल बनती एक भी है। पता नहीं नमाज भी पढ़ने देनी है इस दफा, मस्जिद में जाके नमाज भी होनी ईद की कि नहीं तो, है? तो मेरा ख्याल है मैं वैसे भी ईद की नमाज को 7 रुपये पढ़ लेंगे तो 8वीं क्लास है, बल्कि 9:30 आपकी क्लास हो, आपकी तो क्लास का इशू को नहीं। सेवियाँ सुवियाँ चाहे पास रख लीजिएगा। ईद वाले दिन मैं ये अलाउ कर दूंगा कि अगर आप क्लास के दौरान कुछ सेवियाँ खाना चाहें तो वो मैं ठीक है अलाउ कर दूंगा, मैं भी रख लूँगा साथ। मेरा ख्याल होनी चाहिए। क्या ख्याल आपका? सोच के बताइएगा। मेरा ख्याल है ईद वाले दिन क्लास बनती है, सोच लें, कल सोच के बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।